क्या आपने कभी सोचा है कि आज जो देश हमें नक्शे में साफ साफ दिखाई देते हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? क्या कभी ऐसा समय भी था जब लोगों को यह पता नहीं होता था कि वे किस देश के नागरिक हैं? असल में यूरोप में राष्ट्रवाद का जन्म किसी एक दिन नहीं हुआ, बल्कि यह क्रांतियों, युद्धों, विचारों और बलिदानों से होकर गुजरा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रवाद क्या है, यूरोप में यह कैसे पैदा हुआ, फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका क्या थी, नेपोलियन का प्रभाव क्या था, जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ और अंत में इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम को जानेंगे। तो चलिए इतिहास की इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सवाल, राष्ट्रवाद आखिर है क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें लोग स्वयं को एक समान इतिहास, एक समान भाषा और एक समान संस्कृति और एक समान भविष्य से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। सब लोग कहते हैं हम एक हैं, यह हमारा देश है, हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। लेकिन यूरोप में शुरू में ऐसा नहीं था। 18वीं सदी से पहले यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजाओं और सम्राटों का शासन था। आम जनता के पास कोई अधिकार नहीं थे। लोगों की पहचान राजा के प्रजा के रूप में या किसी जागीर के निवासी के रूप में होती थी। देश या राष्ट्र जैसी कोई भावना नहीं थी। उदाहरण के लिए जर्मनी लगभग 300 छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इटली कई राजतंत्रों और विदेशी शक्तियों के अधीन था। फिर एक तूफान आया, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांस में जनता अत्यधिक करों से परेशान, राजशाही से नाराज, समानता और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी और यहीं से गूंजा नारा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इस क्रांति ने बताया कि सत्ता राजा की नहीं, जनता की होती है। सभी नागरिक समान हैं, देश जनता का होता है और किसी एक शासक का नहीं। पहली बार लोगों ने खुद को फ्रांसीसी राष्ट्र के रूप में देखा। यहीं से आधुनिक राष्ट्रवाद की नींव पड़ी। फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता में आया नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा किया, सामंती व्यवस्था खत्म की, समान कानून लागू किए। लेकिन दिलचस्प बात यह थी, जहां एक तरफ नेपोलियन ने सुधार किए, वहीं दूसरी तरफ उसने यूरोप के देशों पर फ्रांसीसी शासन थोपा। इससे दूसरे देशों में भी यही भावना जगी, हम विदेशी शासन क्यों सहे, हम भी एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं। इस तरह नेपोलियन अनजाने में पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की चिंगारी फैला गया। राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति से नहीं आया, बल्कि संस्कृति ने भी बड़ी भूमिका निभाई। लोकगीत, लोक कथाएं, राष्ट्रीय कविताएं, साझा भाषा। जर्मनी में दार्शनिकों ने कहा, भाषा एक व राष्ट्र एक। कवियों, लेखकों और कलाकारों ने लोगों में यह भावना जगाई कि हमारी संस्कृति हमारी पहचान है। 19वीं सदी में जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। अलग अलग शासक थे। ओटो वन बिस्मार्क ने नीति अपनाई, लोहे और खून की नीति। युद्धों और कूटनीति के माध्यम से 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ, जर्मन राष्ट्र का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद यहाँ एक राजनीतिक ताकत बन चुका था। इटली भी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ विदेशी शक्तियों के अधीन था। इसके प्रमुख नेता गैरिबाल्डी, काउर, मैजनी थे, जिनके प्रयासों से 1870 तक इटली एक राष्ट्र बना। यहाँ राष्ट्रवाद ने स्वतंत्रता और एकता दिलाई। राष्ट्रवाद के सकारात्मक परिणाम थे लोकतंत्र की स्थापना, नागरिक अधिकार, राष्ट्रीय एकता और विदेशी शासन का अंत। जबकि इसके नकारात्मक परिणाम, अंधराष्ट्रवाद, देशों के बीच संघर्ष और प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि। जब राष्ट्रवाद सीमा से बाहर गया तो वह विनाश का कारण भी बना। यूरोप में राष्ट्रवाद जनता की आवाज़ से जन्मा, विचारों से मजबूत हुआ और क्रांतियों से आकार लिया। यह हमें सिखाता है कि राष्ट्र सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लोगों की साझा भावना होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।